नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं गलनांक और क्वथनांक। चलो देखते हैं। तो डी ब्लॉक तत्वों का गलनांक और क्वथनांक यदि हम एस ब्लॉक के तत्वों से कंपेयर करें तो एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही अधिक होता है ना। चलो देखो, डी ब्लॉक तत्वों का गलनांक व क्वथनांक एस ब्लॉक तत्वों से अधिक होता है। ध्यान रखना, इनका गलनांक और जो क्वथनांक है वो एस ब्लॉक तत्वों से अधिक होता है। कारण प्रबल धात्विक बंध। भाई कारण क्या है, इनमें आपको प्रबल धात्विक बंध मिलेगा तथा धात्विक जालक में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा बने सह संयोजक बंध की उपस्थिति है ना। ठीक है, तो इन कारणों से भाई डी ब्लॉक तत्वों के गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं, है ना। किसकी तुलना में, एस ब्लॉक तत्वों की तुलना में। चलो अगला भाई यदि हम देखें कि डी ब्लॉक में सबसे कम गलनांक और क्वथनांक, तो देखो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही निम्न होते हैं। कारण भाई इनमें कोई आपको आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी में डी कक्षकों में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण सह संयोजक बंध नहीं बनाते, इसीलिए इनका गलनांक व क्वथनांक अपनी श्रेणी में न्यूनतम होता है। मतलब यदि हम इन श्रेणियों में देखें तो इनका न्यूनतम रहेगा, है ना। अतः इन्हें जिंक, कैडमियम एवं मर्क्यूरी, है ना, अतः जिंक, कैडमियम एवं मर्क्यूरी वाष्पशील तत्व कहलाते हैं। ध्यान रखना, ये कैसे तत्व होते हैं, वाष्पशील। अगला, अब 3D सीरीज में यदि हम देखें तो 3D सीरीज में पहले स्कैंडियम से जब आप क्रोमियम तक जाओगे तो बढ़ता है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ता है, वृद्धि होती है, और इसके पश्चात आप देखोगे तो फिर कम होगा। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा कैसे। कर लिया नोट। अगला देखो, चलो अगला डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ, भाई जैसे आप श्रेणी में आगे बढ़ते हो तो डी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो बढ़ती है। संख्या बढ़ने के साथ, है ना, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, है ना, ये परिवार तक परमाणुओं के बीच सह संयोजक बंधों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि इनमें प्रत्येक डी कक्षक में सिर्फ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिससे सह संयोजकता की प्रवृत्ति बढ़ती है ना। चलो अगला देखो, अब यदि हम Mn और Tc की बात करें तो भाई इनके जो गलनांक और क्वथनांक है वो अपेक्षाकृत कम होते हैं, है ना। Mn व Tc के सॉरी Mn व Tc में स्थाई अर्धपूरित विन्यास, इनमें ये D5 कंडीशन होती है के कारण बंध सामर्थ्य में कमी आती है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अपेक्षाकृत कम होते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। अब यदि हम देखें कि भाई डी ब्लॉक में सबसे कम गलनांक किसका है, तो भाई ध्यान रखना सबसे कम गलनांक होता है एच जी का। मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो एच जी होती है वो द्रव अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है, ये द्रव। अगला
उच्चतम यदि हम देखें तो उच्चतम होता है टंगस्टन का। उच्चतम किसका होता है? टंगस्टन का। चलो अगला, यहां पर अब हम देखने वाले हैं 3D सीरीज में गलनांक। चलो तो भाई होगा क्या, जो गलनांक है पहले तो बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा कहां तक? ये बढ़ेगा क्रोमियम तक। अब क्रोमियम के बाद फिर ये कम होगा, तो यहां से क्रोमियम के बाद कम होता है। अब फिर Mn से आप देखोगे तो फिर बढ़ जाएगा, और फिर वापस आप देखोगे तो ये कम होगा। ये इस तरीके से ऑर्डर बनेगा। मतलब यहां पर देखो, पहले बढ़ रहा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, और फिर आप देखो वापस कम हो रहा। तो यदि हम इनका एग्जैक्ट ऑर्डर बनाएं तो एग्जैक्ट ऑर्डर ये आ जाएगा। ये याद रखना है ना ऑर्डर वगैरह इनके। जी ठीक है, ये ऑर्डर बन जाएगा। ये ध्यान रखना, ये वाला ऑर्डर। चलो नोट करो पूरा ऐसा कैसे। कल्याण नोट। चलो आगे देखो, अगला अब हम देखने वाले हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल में भी यहां पर बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है ना। चलो देखो, तो पहले आप देखो, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ रहा है ना। फिर यहां से देखो ये कम हो रहा, और फिर यहां से आप देखोगे तो वापस बढ़ रहा। तो इसमें भी एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है, तो आप ये ऑर्डर याद रखना है ना। तो सबसे ज्यादा होता है जिंक का, जिंक के बाद एफी, एफी के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद कॉपर, कॉपर के बाद निकल, निकल के बाद मैग्नीज, मैग्नीज के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद वैनिडियम, और सबसे कम किसका है? स्कैंडियम का। और सबसे ज्यादा जिंक का। चलो नोट करो ये। कल्याण नोट। आगे देखो, अगला अब हम देखने वाले हैं रंगीन गुणधर्म। ठीक है ना। देखो, संक्रमण धातु आयनों की यदि हम बात करें तो अधिकांश संक्रमण धातुओं के जो आयन होते हैं वो रंगीन गुणधर्म दर्शाते हैं, है ना। और इनके रंग का यदि हम कारण देखें तो डी कक्षकों में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो डी कक्षक है उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होता है डी डी ट्रांजिशन, मतलब एक डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दूसरे डी ऑर्बिटल में जाते हैं, और इसी कारण क्या उत्पन्न होता है? रंग। चलो पढ़ो, ज्यादातर संक्रमण धातु आयन रंगीन गुणधर्म दर्शाते हैं, है ना। तो कई बार आपसे कारण पूछा जाता है कि भाई कारण क्या है ना। तो कारण आपको बताना है इलेक्ट्रॉनों के डी ट्रांजिशन के कारण। और कौन से इलेक्ट्रॉनों का होता है डी ट्रांजिशन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का, है ना। यह इनके डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के डी संक्रमण के कारण होता है। संक्रमण को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। तो यहां पर क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के डी ट्रांजिशन होते हैं, है ना। अच्छा, अब भाई यदि किसी में डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रंगहीन होता है, वो कोई रंग शो नहीं करेगा। पर इसके कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद। चलो देखो, जैसे भाई यहां पर आप देखो, ये जो केमेनोफोर है इसका कलर कैसा होता है? बैगनी।
ध्यान रखना KMnO4 का कलर कैसा होता है, बैगनी, और K2Cr2O7 ये होता है नारंगी। कैसा होता है ये, नारंगी। पर इनके डी में आप इलेक्ट्रॉन देखोगे तो डी जीरो होता है, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, डी जीरो। चलो देखो इधर मैं आपको समझाता, जैसे KMnO4 और इधर हम लिख लेते हैं K2Cr2O7। चलो अब हम निकाल लेते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी रहती है उसकी मान लो X, और पोटेशियम पे बताओ तो Mn की हमने मान ली X, पोटेशियम पर कितना चार्ज, +1, और ऑक्सीजन के कारण -2, तो एक ऑक्सीजन पे -2 तो 4 ऑक्सीजन के कारण -8, तो X इक्वल टू ये आ जाएगा +7, X इक्वल टू क्या आ जाएगा, +7, X इक्वल टू +7। इसका मतलब Mn +7 ऑक्सीकरण अवस्था में है। Mn कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में, +7, और +7 ऑक्सीकरण अवस्था में यदि आप देखोगे Mn जो है वो +7 ऑक्सीकरण अवस्था में है। इसका मतलब इसके 3D में देखो कितने होते हैं, 5, और 4s में 2, तो 5 और 2 7, पर भाई देखो +7 चार्ज लगा, मतलब 7 के 7 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 3D 0 और 4s 0, ये कंडीशन हो जाएगी। चलो तो अब आप देखो D में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर फिर भी इसका रंग क्या होता है, बैगनी। चलो इसमें देखो क्रोमियम 2x +2 और ऑक्सीजन के कारण -14 इक्वल टू 0, तो यहां पर आ जाएगा x इक्वल टू +6, मतलब क्रोमियम की +6 ऑक्सीकरण अवस्था है। अच्छा, क्रोमियम के 3D में 5 होते हैं और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे, 6, भाई 6 ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 6, तो 1 गया s से और 5 गए d से, तो 3D हो गया 0 और 4s भी हो गया 0। तो भाई यहां भी आप देखो 3D में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर उसके बाद भी ये कलर शो कर रहा है। भाई आप देखो क्या है इसका कलर, नारंगी रंग होता है। चलो पढ़ो एक बार, में D0 विन्यास होने के बावजूद आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम के कारण, ये ध्यान रखना, इनके रंगीन होने का कारण क्या है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम के कारण, मतलब इनमें ये आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम होता है, जिसके कारण क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है, और इसी के कारण इनमें रंग आता है। आवेश का स्थानांतरण ऋणायन से धनायन की ओर होता है, मतलब जो आवेश है, आवेश का जो स्थानांतरण है वो ऋणायन से किस पर होता है, धनायन पर, ऋणायन से किधर होता है, धनायन की ओर। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा का ऐसा ही। लिया नोट। चलो अगला देखो, अब यहां पर कुछ आयन दिए हुए हैं और इनमें आपको देखना है कि भाई कौन सा आयन रंगीन है और कौन सा आयन रंगहीन है। तो भाई सीधा सा कंसेप्ट है, आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देख लो, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगीन होगा, कलर्ड, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है
तो वो रंगहीन होगा, कलरलेस। चलो देखो, जैसे यहां पर चलो टाइटेनियम, तो भाई टाइटेनियम पे +3 चार्ज लगा हुआ है। कितना चार्ज लगा हुआ? +3। तो यदि हम टाइटेनियम का नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, तो नॉर्मली आप देखो इसके 3D में होते हैं 2 और 4s में होते हैं 2। तो यहां पर आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 3। तो भाई 2s से जाएंगे और एक जाएगा d से, तो d में आप देखो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहां पर 3d 1 और 4s 0। तो भाई आप देखो d में इलेक्ट्रॉन देखना हमको, तो d में आप देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कलर्ड होगा, है ना। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कलर्ड। कलर्ड। चलो अगला देखो, Fe पे कितना चार्ज लगा हुआ? +3। अभी हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं इसका। 3d में होते हैं 6 और 4s में होते हैं 2। तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 3। तो 2 गए s से और एक गया d से। तो भाई यहां पर आप देखोगे तो 3d 5 और 4s हो गया 0। तो भाई आप देखो d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कैसा होगा? कलर्ड। अगला देखो, स्कैंडियम पे +3 चार्ज लगा दिया है, ठीक है। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d 1 और 4s 2। तो +3 चार्ज लगा के दिया हुआ, मतलब 3 के 3 इलेक्ट्रॉन गए। तो यहां पर 3d 0 और 4s 0। भाई आप देखो, अब d में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या अयुग्मित? नहीं है, 0 हो गया, मतलब ये कैसा होगा? कलरलेस। कलरलेस, ठीक है। अगला देखो वेनेडियम। तो 3d वेनेडियम के 3d में होते हैं 3 और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे? 3। तो एक जाएगा दो जाएंगे s से और एक जाएगा d से। तो यहां पर 3d 2 और 4s 1, है ना, ये 1 0 करो ये। तो आप देखो यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये भी कैसा होगा? कलर्ड। आपको यही बताना है कि भाई कौन सा कलर्ड है और कौन सा कलर लेस है, ठीक है ना। चलो यहां पर देखो Mn पे +3 चार्ज लगा के दिया हुआ है। तो Mn के 3d में होते हैं 5 और 4s में 2। कितने इलेक्ट्रॉन गए? 3। तो 2 जाएंगे s से और एक जाएगा d से। तो d में कितने बचे? 4। तो 3d 4 और 4s 0 हो गया। तो यहां पर देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसा होगा? कलर्ड। भाई अपने को तो केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है, कलर के लिए आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है। एक अनपेयर्ड हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो कलर्ड है, ठीक है। इधर आओ, निकल के 3d में होते हैं 8 और 4s 2। अब आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन चले गए कहाँ के? s के। और 3d में देखो कितने? 8। तो भाई 8 में आप देखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना।
तो ये भी कैसा होगा, कलर्ड। कैसा होगा, ये भी कलर्ड। ठीक है, अगला अच्छा यदि मैं आपको बताऊं कि भाई इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, जैसे देखो यहां पर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम n से दर्शाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को काय से दर्शाते हैं, n से। तो यहां पर आप देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1। यहां पर देखो तो n इक्वल टू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर आप देखोगे n, तो n इक्वल टू 0, यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां पर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n इक्वल टू 2, यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां पर देखो n इक्वल टू 4, यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, अब यहां पर देखो d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो हो गई पेयरिंग। तो अनपेयर्ड कितने बचे, 2। तो यहां पर n इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2। चलो आगे देखो, बताओ यहां पर टाइटेनियम, टाइटेनियम के 3D में, यार ये वाला तो वो अपन लिख चुके हैं एक बार, है ना, चलो एक बार और देख लो। तो 3D में 2 और 4s, हाँ 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 3। तो भाई 2 जाएंगे s से और एक जाएगा d से, तो d में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1। तो 3d1 और 4s0, तो कैसा होगा ये, कलर्ड होगा। कैसा होगा ये, कलर्ड। अगला देखो यहां पर, इसके 3D में आप देखोगे तो 3D में 5 और 4s में देखोगे तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन होता, अब कितने गए, 2। तो एक जाएगा s से और एक जाएगा d से, तो d में कितने बचे, 5, सॉरी d में 5 थे तो एक चला गया, तो कितने बचे, 4। तो 3D हो जाएगा 4, 3D 4। 3D 4 और 4s हो गया 0। तो आप देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो ये भी कैसा होगा, कलर्ड। अगला बताओ Fe, तो Fe के 3D में होते हैं 6 और 4s में 2, कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2। तो भाई 2 ये यहाँ के गए, भाई इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये भी कैसा होगा, कलर्ड। चलो यहां पर देखो, इसके 3D में होते हैं 10 और 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये गए, तो ये हो गया 0। तो भाई इसमें आप देखो 10, डी में देखो 10 है, मतलब फुल भरा हुआ है, तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कलरलेस। कलरलेस, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, n इक्वल टू 1। यहां पर देखो n इक्वल टू 4, यहां पर देखो n इक्वल टू, तो देखो 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ये पेयर बन गया, तो कितने अनपेयर्ड बचे, 4। यहां पर देखो, अब देखो d में कितने हैं, 10। भाई जो d सब सेल होती है इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 10। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे पेयर हो गए। चलो तो n इक्वल टू 0। चलो नोट करो ये फटाफट जल्दी से।
कर लिया नोट। चलो आगे देखो, अगला अब हम देखने वाले हैं चुंबकीय गुणधर्म, है ना। तो भाई जो संक्रमण तत्व होते हैं ये सामान्यतया चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, है ना। अब जो चुंबकीय गुण होता है वो दो टाइप का होता, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, है ना। तो भाई अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, है ना। और अनुचुंबकीय गुण यदि हम देखें तो जो अनुचुंबकीय गुण होता है वो परमाणु या आयन या अणु, इनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, चलो पढ़ो। सामान्यतया संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। चलो, अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। मतलब ये जो पदार्थ है वो ये जो पदार्थ हैं ये चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीयता मुख्यतया परमाणु, आयन, अणुओं में उपस्थित आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है ना। मतलब भाई इनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और आयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही अनुचुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। ठीक है ना। चलो अब यहां पर हम देखते हैं चुंबकीय आघूर्ण। क्या देखते हैं इनका? चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? म्यू से। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है n कोष्टक n प्लस 2। क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट n कोष्टक n प्लस 2। और यहां पर यदि हम इसकी इकाई देखें तो इकाई होती है बोहर मैग्नेटॉन। इकाई क्या होती है? बोहर मैग्नेटॉन। अच्छा, अब यहां पर यदि हम n की बात करें कि n क्या है, तो n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ध्यान रखना n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो नोट करो ये पहले। कर लिया नोट? चलो अब यहां पर आप देखो, हम केस करके पढ़ते हैं ना। केस फर्स्ट। ठीक है, यदि मान लो कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एक। तो यहां पर जो म्यू है, तो n की जगह पर आप रखो तो 1, n की जगह पर 1 रखो तो 1 कोष्टक 1 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3। अब इसको जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.73। और इकाई क्या है? बोहर मैग्नेटॉन। इकाई क्या है? बोहर मैग्नेटॉन। चलो समझ में आया इतना? अगला देखो, केस सेकंड।
तो n इक्वल टू 2 है, ठीक है, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखो म्यू इक्वल टू 2 कोष्टक 2 प्लस 2। तो अब आप देखो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 और 2 4 और 4 दून 8, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8। अब इसको रूट से आप बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 2.84 बोर मैग्नेटॉन, ये आ जाएगा। चलो अगला देखो, केस थर्ड। अब n इक्वल टू 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 3, तो देखो म्यू इक्वल टू अंडर रूट 3 कोष्टक 3 प्लस 2, है ना। तो अब आप देखो 3 और 2 5 और 5 दिया 15, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 15। इसको बाहर निकालो, तो इसको जब आप बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 3.87, कितना आ जाएगा 3.87 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। अगला केस देखो, केस 4। तो n इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा म्यू इक्वल टू 3 n का मान कितना है 4, तो 4 कोष्टक 4 प्लस 2, तो देखो 4 और 2 6 और 6 चुक 24, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 24। अब इसको बाहर निकालोगे 24 को, तो ये आ जाएगा आपका 4.90 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है ना। अगला देखो, केस 5, है ना, पांचवा केस देखो। तो n इक्वल टू, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, ठीक है ना। तो अब म्यू इक्वल टू 5 कोष्टक 5 प्लस 2, तो 5 और 2 7 और 7 5 35, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 35। अब 35 को आप रूट से बाहर निकालो तो इसका कितना आ जाएगा 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। बड़ा आसान है, देखो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना, आप देखो 1 तो 1.73, 2 तो 2.84, 3 तो 3.87, 4 तो 4.90, 5 तो 5.92, ठीक है ना। ऐसे याद रखना आपको। आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो और ये देखो 1 2 3 4 5, फिर पीछे आप हिसाब से लगा लेना। चलो नोट करो, कर लिया नोट। चलो आगे देखो, अगला अब हम देखने वाले हैं डायमैग्नेटिक पदार्थ, है ना, प्रतिचुंबकी। तो देखो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित हो जाते हैं या होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे प्रतिचुंबकी पदार्थ। क्या बोलेंगे प्रतिचुंबकी पदार्थ। और इनका यदि हम चुंबकीय आघूर्ण देखें तो इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है ना। मतलब भाई इनमें कोई आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इनमें कोई आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। चलो देखो, जैसे वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं या हो जाते हैं ना,
प्रति चुंबकी, इंग्लिश में बोलते हैं डायमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं। प्रति चुंबकी पदार्थों का चुंबकी आघूर्ण शून्य होगा, मतलब इनका जो चुंबकी आघूर्ण है वो शून्य होगा, इनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। देखो जैसे भाई एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए Zn+2, आपको बताना है कि भाई ये प्रतिचुंबकी है या अनुचुंबकी, ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो आप, तो इसके 3D में हम देखें तो 3D में 10 होते हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना चार्ज लगा हुआ +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 4s हो गया 0। अच्छा, अब यहां पर आप बताओ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या इसमें, n = 0। भाई डी में आप देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेयर है, पेयर बन गए ये भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई पेयर में इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं। अयुग्मित से मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित से मतलब क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। भाई इसमें आप देखोगे तो यहां पे समझ लो, जैसे ये हमने बना ली 3D सबसेल, तो कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन है 10। तो अब आप देखो 1 2 3 4 5, पांच के बाद देखो 6 7 8 9 10, तो देखो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो n = 0। अब n = 0 है तो म्यू हम निकालेंगे, तो म्यू निकालने का फॉर्मूला होता है n कोष्टक n+2। म्यू निकालने का फॉर्मूला क्या, √n कोष्टक n+2। अब यहां पर आप n का मान रखो, तो n का मान कितना है 0, तो 0 कोष्टक 0+2, तो भाई ये पूरा हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसमें आप देखो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। कैसा होगा ये, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं हम कल।